हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में, जिसका शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक। अगर बात करें हम मुगल वंश में सबसे लंबे शासनकाल की, तो वह किसका है या किसने मुगल वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, वह क्या है? औरंगजेब आलमगीर ने। ठीक है। मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? औरंगजेब आलमगीर का। ठीक है। और दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर इतिहास में प्रसिद्ध है जिंदा पीर के नाम से। क्योंकि औरंगजेब आलमगीर धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था। इसने हिंदुओं के काफी सारे मंदिर नष्ट करवाए थे। ठीक है। औरंगजेब आलमगीर इतिहास में प्रसिद्ध है जिंदा पीर के नाम से। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने अपने 2 राज्याभिषेक करवाए थे। इसका पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था 1658 ईस्वी में। कहां पर? आगरा फोर्ट या आगरा के किले में। ठीक है। और इसका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1659 ईस्वी में। दिल्ली के किले में। ठीक है। दिल्ली के रेड फोर्ट में, दिल्ली के लाल किले में या रेड फोर्ट में। ठीक। अगर बात करें हम औरंगजेब आलमगीर के जन्म की, तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों, जब औरंगजेब आलमगीर का जन्म हुआ था, तो तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने या ज्योतिष के ज्ञाता होते हैं, उन्होंने यह बताया था शाहजहां को कि आगे चलकर आपकी मृत्यु का जो कारण बनेगा, आपका यही बेटा यानी औरंगजेब ही बनेगा। ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने अपने बाकी जो शाहजहां के बेटे थे और दारा शिकोह, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने अपने और बेटे दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा को जहां घुड़सवारी या तलवारबाजी सिखाई, वहीं औरंगजेब को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है। और आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुगल वंश में या मुगल काल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व अनुशासित जो मुगल बादशाह हुआ वह कौन था? औरंगजेब आलमगीर। मुगल काल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व अनुशासित भी कौन था? औरंगजेब आलमगीर। ठीक है दोस्तों, बादशाह बनने के बाद इसने कुछ सुधार किए। जब औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना, तब
बादशाह बनने के बाद इसने सिक्कों पर कलमा छपाने पर प्रतिबंध लगाया और इसने तंबाकू और शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसने औरंगजेब आलमगीर ने सिक्कों पर कलमा के छपाने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि यह पढ़ा लिखा था और कलमा जो पवित्र ग्रंथ है, तो इसका मानना ऐसा था कि कलमा जो पवित्र ग्रंथ है, अगर उसे आप सिक्कों पर छापते हो तो सिक्के तो हाथ में छुट के नीचे भी गिर सकते हैं, जिससे अपमान होगा किसका, पवित्र ग्रंथ या पवित्र शब्द कलमा का। तो इसी वजह से इसने सिक्कों पर कलमा छपाने पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा इसने तंबाकू और शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और दोस्तों इसके ही द्वारा, औरंगजेब आलमगीर के ही द्वारा सिजदा और पाइबोस प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई थी। दोस्तों वो प्रथा सिजदा और पाइबोस जो बलबन के द्वारा चलाई गई थी, उसको भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किसने किया, औरंगजेब आलमगीर ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1662 ईस्वी में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और अगले ही साल इसने, यानी 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, इसने 1662 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, जो अकबर के द्वारा भी लगाया गया था। लेकिन दोस्तों वो तीर्थ यात्रा कर जो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वो इसने द्वारा अप्लाई किया या पुनः इसने लगाया। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने या इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। ठीक है, दोस्तों इधर तो औरंगजेब आलमगीर शासन कर रहा था और उधर दक्षिण भारत में, दोस्तों इधर तो औरंगजेब आलमगीर शासन कर रहा था दिल्ली में। ठीक है, लेकिन उधर दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया औरंगजेब आलमगीर यह धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था और इसने हिंदुओं के काफी मंदिर नष्ट करवाए थे और इसने कसम खा रखी थी कि मैं हिंदुओं को यहाँ से निस्तानाबूद कर दूंगा। लेकिन इसके विपरीत ही दक्षिण भारत में जो शिवाजी थे, शिवाजी ने भी कसम खा रखी थी कि औरंगजेब आलमगीर जितना नुकसान हिंदुओं को पहुंचाएगा
उतना ही मैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूँगा, उनकी सहायता करूँगा। ठीक है, तो इसी के समकालीन या दक्षिण भारत में 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में सूरत की प्रथम लूट हुई, या सूरत को पहली बार लूटा गया। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, शिवाजी के द्वारा 1664 ईस्वी में सूरत की प्रथम लूट हुई, जिसमें शिवाजी ने सूरत को जमकर लूटा। ठीक है, जब ये बात पता चली किसे? औरंगजेब आलमगीर को, तो औरंगजेब आलमगीर ने अपना एक सेनापति जिसका नाम था जय सिंह को भेजा और कहा कि मेरे दरबार में शिवाजी को पेश कीजिए। ठीक है, तो 1665 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया। ठीक है, शिवाजी पर आक्रमण किया। दोस्तों, जय सिंह कौन था? औरंगजेब का सेनापति। ठीक है, 1665 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया और शिवाजी का जो बेटा, एक शिवाजी का बेटा था जिसका नाम था, शिवाजी के बेटे का नाम था संभाजी। ठीक है, जब 1665 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया तो 1665 ईस्वी में ही जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पुरंदर की संधि के नाम से। ठीक है, इन दोनों के बीच ही एक संधि हुई 1665 में ही, पुरंदर की संधि। ठीक है, अब इस संधि में क्या था? इस संधि में दो बातें थी। जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि आपने जितने भी हमारे प्रांतों को या जितने भी हमारे किले को लूटा है, आप सब उनको वापस करेंगे और आप और आपके बेटे यानी शिवाजी और संभाजी हमारे साथ कहाँ पर चलेंगे? औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने औरंगजेब के जितने भी किले थे उन्हें वापस किया और शिवाजी और संभाजी दोनों जय सिंह के साथ कहाँ पर आ गए? औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, जैसे ही ये दोनों औरंगजेब के दरबार में आए तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार करके कहां पर रखा था। तो ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन आगरा में रखा था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ समय तक रहने के बाद यहाँ पर ये दोनों यहाँ से भाग गए। ठीक है, उसके बाद जब भाग गए तो शिवाजी के द्वारा एक बार फिर 1670 ईस्वी में
सूरत की लूट हुई है। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। 1670 ईस्वी में हुई सूरत की दूसरी लूट। ठीक है, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं के सभी त्योहार प्रतिबंधित किए। 1668 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के सभी त्योहार प्रतिबंधित किए गए। ठीक है, सोलह सौ अड़सठ ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के सभी त्योहार प्रतिबंधित किए गए और 1669 ईस्वी में ही औरंगजेब ने तीन हिंदू के मंदिर को नष्ट करवाया था। 3 हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया। ठीक है, कौन कौन से थे? सोमनाथ मंदिर, जो कहां पर है? गुजरात में। दूसरा था काशी विश्वनाथ मंदिर, कहां पर है? वाराणसी में। और नंबर तीसरा था केशव राय मंदिर, जो कहां पर है? मथुरा में। ये तीनों ही मंदिर औरंगजेब के द्वारा नष्ट करवाए गए थे। ठीक है, और दोस्तों इसके द्वारा ही औरंगजेब आलमगीर के द्वारा सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। उनकी भी हत्या औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई थी। ठीक है, 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवाई। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि आप और आपके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी अनुयायी हैं, वे सब इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था और इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1676 ईस्वी में इसने उन्हें जजिया कर लगाया। ठीक है, इसके बाद 1681 ईस्वी में हुआ
अकबर का विद्रोह। दोस्तों ध्यान रखेंगे, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था क्या? अकबर। और 1681 में हुआ अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह क्या था? जब 1681 ईस्वी में अकबर अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके भागा, तो इसने या इसे जो शरण दी या इसकी जो सहायता की, अकबर की सहायता की थी शिवाजी के बेटे संभाजी ने, ठीक है। और अकबर संभाजी के पास में लगभग 8 साल तक, 8 वर्ष तक रहा, ठीक है। इसके बाद 1682 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर ने अपना दक्षिण अभियान किया। कब? 1682 ईस्वी में, ठीक है। क्या था दक्षिण भारत अभियान इसका? दोस्तों औरंगजेब के समय में 19 सूबे हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें सूबे कह लें, प्रांत या राज्य कह लें, ठीक है। लेकिन औरंगजेब चाहता था कि वह दक्षिण भारत का अभियान जब औरंगजेब ने किया तो इसने सोचा कि वह अपने शासनकाल में 2 और सूबों को ऐड कर ले या मिला ले, तो उसके शासनकाल में सबसे अधिक सूबे हो जाएंगे, ठीक है। और दक्षिण भारत के अभियान, जब इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, तो जब ही इसने 1686 में बीजापुर प्रांत को अपने प्रांत में मिलाया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल वंश में या मुगल साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। 19 सूबे या 19 प्रांत तो पहले थे, 2 और मिल गए, तो अब कितने हो गए? टोटल 21 प्रांत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि मुगल वंश में या मुगल काल में कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक सूबे या सबसे अधिक प्रांत, सबसे अधिक राज्य हुआ करते थे? तो किसके शासनकाल में हुआ करते थे? औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक सूबे 21 सूबे हुआ करते थे। ठीक है, दोस्तों जब यह दक्षिण भारत अभियान पर गया था तो इसने अपने दक्षिण भारत में ही इसने अपनी राजधानी औरंगाबाद को बनाया था। दक्षिण भारत अभियान पर जब यह गया था, जब इसने अपनी राजधानी औरंगाबाद को बनाया था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत अभियान को ही औरंगजेब की कब्र कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत अभियान से औरंगजेब कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए दक्षिण भारत के अभियान को ही औरंगजेब की कब्र कहा जाता है।
दक्षिण भारत के अभियान को ही औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1689 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या की और हत्या करके संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके ही बेटे साहू को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। क्यों क्या था? क्योंकि औरंगजेब आलमगीर का जो बेटा था अकबर, उसकी सहायता किसने की थी? जो उसने विद्रोह किया था उसकी सहायता की थी संभाजी ने, शिवाजी के बेटे ने। ठीक है। तो 1689 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर ने संभाजी पर आक्रमण किया और संभाजी की हत्या कर दी। ठीक है। और संभाजी की ही पत्नी, जिनका नाम था येसुबाई, और इनके पुत्र या इनके बेटे, जिसका नाम था साहू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और अब ये साहू महाराज तब तक मुक्त नहीं होंगे या तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है। दक्षिण भारत के अभियान को ही औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान पर गया था तो आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान पर गया था तो तब इसकी जो जगह थी मुगल बादशाह की, उस पर किसने शासन किया था? ठीक है। तो इसका ही एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था असद खान, और इसके ही द्वारा, इसकी अब्सेंस में या इसकी अनुपस्थिति में शासन किया गया था। किसके द्वारा? असद खान के द्वारा। ठीक है। जब यह दक्षिण भारत के अभियान पर गया था तब दिल्ली में इसके राज्य का जो कार्यभार संभाला था, इसके राज्य का कार्यभार इसके वजीर जिसका नाम था क्या? असद खान। असद खान के द्वारा चलाया गया। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, असद खान ही ऐसा वजीर है जिसने मुगल काल में सबसे अधिक शासन किया है। मुगल काल में सबसे लंबे समय तक वजीर रहने वाला कौन था? तो असद खान। इसने लगभग 31 वर्ष तक वजीर के पद पर काम किया था। ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर से एक क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि किस मुगल बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मंत्री हुआ करते थे? किसके दरबार में हुआ करते थे? औरंगजेब आलमगीर के। धार्मिक रूप से तो यह बहुत कट्टर था, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास भी किस पर किया करता था? हिंदुओं पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि किस मुगल बादशाह
के दरबार में, किस मुगल बादशाह के दरबार में या शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री हुआ करते थे? तो किसके दरबार में हुआ करते थे? औरंगजेब के। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। अहमदनगर में हुई। ठीक है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। और इसे कहां पर दफनाया गया था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। और इसे जो दफनाया गया था दोस्तों दौलताबाद में। ये इसका मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद में। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब की जीवनी का नाम था आलमगीरनामा। ठीक है। जो लिखी गई थी किसके द्वारा? काजिम सिराजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे, जिनमें थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है। औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जजाओं का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम ने अपने छोटे भाई आजम की हत्या की और हत्या करके मुअज्जम बन गया अगला मुगल बादशाह। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है। इसके बाद इसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की भी हत्या की और भारत का अगला मुगल बादशाह कौन बन गया? मुअज्जम। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। लेकिन बहादुर शाह प्रथम की जो कहानी है वह है 1707 ईस्वी के बाद की, जिसे हम पढ़ते हैं किसमें? मॉडर्न इंडिया में या आधुनिक भारतीय इतिहास में। क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास जो हम पढ़ना शुरू करते हैं वो करते हैं हम 1707 से 1947 ईस्वी तक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के बारे में वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में। लेकिन अभी हमारा
मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। कल को इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारा मेडिवल इंडिया में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में केवल और केवल एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे लगभग परसों से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया या मध्यकालीन वो आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। जिसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे 1707 से 1947, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगलों का पतन, और मुगलों के पतन के साथ में ही हम उसके बाद में पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।